हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आई एम CS मयंक अग्रवाल और मैं लेकर आया हूं कॉन्सेप्ट थ्रू MCQ सीरीज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड के एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर रहे हैं, उसी प्रकार से बिजनेस लॉज के लिए भी मैंने एक सीरीज लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है केस लॉज थ्रू स्टोरीज, जिसमें हम स्टोरी के माध्यम से केस लॉज को बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, हार्डली 5 मिनट्स में हम इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में रिटेंशन के लिए स्टोरी के फॉर्मेट में केस लॉ इसलिए लॉन्च किया गया ताकि आप उसे एग्जाम तक याद रख सकें। आप उसे ज़रूर देखिएगा बेटा, प्लेलिस्ट बन चुका है। पहला वीडियो भी लॉन्च हो चुका है जिसमें मैंने कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस लिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत, जरूर देखिएगा। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से डिमांड कर्व पे क्या चेंजेस आते हैं। सो द टुडेज टॉपिक विल बी चेंजेस इन द डिमांड कर्व ड्यू टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। ये एक ऐसा चार्ट है बेटा, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपसे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाएंगे इस टॉपिक के। तो इस चार्ट को बहुत ही डिटेल में समझिएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी कमोडिटी की डिमांड को, उसको हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी और दूसरा फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जिसको हम शॉर्टली अदर फैक्टर्स कहेंगे। मतलब ये कि अगर मुझे ये एनालाइज करना है कि इस पर्टिकुलर मोबाइल की डिमांड मार्केट में कितनी होगी, तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी के खुद के प्राइस के ऊपर, और दूसरा इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस कमोडिटी की डिमांड कितनी हो सकती है। अदर फैक्टर्स में रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस, ये चार फैक्टर्स आते हैं अदर फैक्टर्स में। अब हमको ये समझना है कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से इसके डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, उसे क्या टर्मिनोलॉजीज देंगे और कैसे डिमांड कर्व में शिफ्ट या डिमांड कर्व में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। बेटा ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक में वर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है, ठीक है, ध्यान से। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, चाहे प्राइस बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उसकी वजह से उसके डिमांड में होने वाले चेंजेस को हम कहते हैं चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहते हैं बेटा, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा, तब उसमें होने वाले चेंज को हम टर्म देंगे क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। यहां पे गिवन कमोडिटी का मतलब वो कमोडिटी जिसकी डिमांड का हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखिए, गिवन कमोडिटी का प्राइस दो प्रकार से चेंज हो सकता है। पहला, अगर प्राइस घटता है तो, और दूसरा प्राइस बढ़ता है तो। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घट रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो इसके कारण जो इंपैक्ट पड़ता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन इन द डिमांड। क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेंशन इन द डिमांड या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। दूसरा है कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा, और इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लोग समझेंगे एग्जांपल की मदद से कि एक्सपेंशन में क्या चेंज आता है डिमांड कर्व में, कॉन्ट्रैक्शन में क्या चेंज आता है डिमांड कर्व में, और उसके बाद फिर से इस चार्ट पे वापस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सपेंशन के एग्जांपल के साथ।
यहां पे मैं ले रहा हूं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी और यहां पे हम लोग ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस है 20 रुपया और क्वांटिटी डिमांडेड है 200 यूनिट। अगर प्राइस घट के 10 रुपया हो जाता है तो बताइए कि क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा, 300 यूनिट्स। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हेलो, ठीक है। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो देखते हैं किस तरीके का ग्राफ बनता है। वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस और एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड और ये है आपका प्राइस। अब मान लेते हैं कि प्राइस एट प्रेजेंट कितना है बेटा, 20 रुपया और क्वांटिटी डिमांडेड इस प्राइस पे कितना है, 200 यूनिट। अब हो क्या रहा है, प्राइस अच्छा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ूं तो यहां पे इस तरीके से आएगा। ठीक, अब हो क्या रहा है कि प्राइस घट के 10 रुपया हो जाता है। द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी रिड्यूस टू ₹10 पर यूनिट। इसके कारण क्या हो रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 300 यूनिट हो गई, क्योंकि प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। इसका मतलब यह हुआ कि पहले हम पॉइंट ए पे थे और अब हम लोग पॉइंट बी पे आ चुके हैं। पॉइंट ए से बी की तरफ जो मूवमेंट आपको दिख रहा है वो कैसा मूवमेंट दिख रहा है बेटा, डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। कैसा मूवमेंट दिख रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। यस और नो, यस और नो। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे जब भी एक्सपेंशन होगा, मतलब प्राइस अगर घट रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो फिर जो मूवमेंट है डिमांड कर्व में वो डाउनवर्ड होगा। अब चूंकि डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा है, सेम डिमांड कर्व ही है हमारे पास। कौन सा कर्व है, डीडी कर्व। सेम डिमांड कर्व है, इसमें किसी भी प्रकार का नया डिमांड कर्व नहीं बन रहा है। इस वजह से यहां पे सेम डिमांड कर्व में ही मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। यस और नो। सो व्हेनेवर देयर इज एन एक्सपेंशन, there will be a downward movement along the demand curve। क्यों वर्ड यूज किया है along the demand curve, क्योंकि डिमांड कर्व एक ही है, चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, अब हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस है 20 रुपया और क्वांटिटी डिमांडेड है 200 यूनिट्स, इसका प्राइस घट के कितना हो जाता है बेटा, बढ़ के कितना हो जाता है, 30 रुपया। तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द डिमांड कर्व, हाउ द डिमांड कर्व विल बी मेड।
ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये है हमारा प्राइस, प्राइस कितना है बेटा 20 रुपया, क्वांटिटी डिमांड कितना है 200 यूनिट। दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, ठीक है। अब प्राइस क्या हो गया है बेटा, बढ़ गया है, प्राइस बढ़ के कितना हो गया है 30 रुपया हो गया, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड घट के कितना हो गया है 100 यूनिट्स हो गया। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं, ये हो गया सी पॉइंट। अब देखिए अगर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ें तो हमारे पास एक कर्व आता है, दैट इज डिमांड कर्व डी डी, और यहाँ मूवमेंट कैसा हो रहा है बेटा, मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड मूवमेंट, यस और नो, फ्रॉम ए टू सी। तो जब भी एक्सपेंशन होगा डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा अपवर्ड मूवमेंट होगा, दोनों को कंबाइनली हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या कहेंगे बेटा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक के 2 एमसीक्यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे चेंजेस इन अदर फैक्टर्स या चेंजेस इन डिमांड। पहला क्वेश्चन, increase in the price of माजा leads to decrease in its quantity demanded, this is the case of, अगर माजा की कीमत बढ़ रही है जिसकी वजह से उसकी डिमांड घट रही है, इट्स लिखा है मतलब उसी की डिमांड की बात हो रही है, इट्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द माजा लीड्स टू डिक्रीज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो सबसे पहले ये देखना कि कौन सा फैक्टर यहाँ पे है, तो यहाँ पे है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ माजा, मतलब गिवन कमोडिटी का प्राइस है तो यहाँ या तो एक्सपेंशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब चूंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, तो ये केस बनता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। दूसरा एमसीक्यू इज नॉट रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्रूटी लीड्स टू इंक्रीज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब फ्रूटी की अगर कीमत कम होती है उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, तो बताइए ये कौन सा केस है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि किस वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, क्या उसके खुद के प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, तो यहां लिखा है इट्स, तो बिल्कुल यस। तो फ्रूटी की प्राइस कम हो रही है, और फ्रूटी की प्राइस कम हो रही है मतलब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी है, मतलब या तो एक्सपेंशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। और चूंकि फ्रूटी का प्राइस घट रहा है जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से यहां पे आ जाता है एक्सपेंशन। करेक्ट आंसर विल बी एक्सपेंशन। सिंपल है, आई होप यहां तक क्लियर है सबको। अगला टॉपिक है चेंज इन द अदर फैक्टर्स। जैसा कि मैंने बताया 4 फैक्टर्स हैं जो अदर फैक्टर्स में मेनली कंसिडर किए जाते हैं। पहला प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, और चौथा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द राइज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इसमें से हम एक फैक्टर को कंसिडर करके समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, और वो होगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब पहले तो चार्ट को समझ लेते हैं कि चार्ट में क्या दिया हुआ है, चार्ट में क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए जब अदर फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो यहां पे 2 प्रकार के चेंजेस पॉसिबल है, एक तो फेवरेबल चेंज और दूसरा अनफेवरेबल चेंज। फेवरेबल चेंज का मतलब होता है एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी उसे हम फेवरेबल चेंज कहेंगे। और अगर किसी भी प्रकार से किसी प्रोडक्ट की डिमांड घटती है अदर फैक्टर्स की वजह से, तो उसे हम अनफेवरेबल चेंज कहेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम अगर बढ़ती है तो वो गुड्स को ज्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे ज्यादा खरीदेगा अगर नॉर्मल गुड्स है तो, है ना। तो किसी भी कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती है तो उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये फेवरेबल चेंज हुआ। अब चूंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर अदर फैक्टर्स में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि पहले मेरे पास एक ही फोन था,
मेरी इनकम थी 50,000 रुपया, अब मेरी इनकम बढ़ के 1 लाख हो गई है, तो मैं 2 फोन इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पे इनकम में बढ़ोतरी फेवरेबल चेंज है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड पे असर आ रहा है। इसके प्राइस की वजह से तो इसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है ना, मेरे इनकम में चेंज होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये चेंज इन इनकम अदर फैक्टर्स में आ गया। फेवरेबल चेंज की वजह से डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसीलिए यहां पे जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं चेंज इन डिमांड। जब भी अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा उसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ेगा उसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड, और प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की वजह से जो इंपैक्ट पड़ेगा उसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये बेसिक डिफरेंस है बेटा, हर बार किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के आपको किसी ना किसी एग्जाम में देते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आई होप आपको फेवरेबल चेंज क्लियर है। दूसरा है अनफेवरेबल चेंज। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम घट जाती है तो वो अपनी डिमांड को भी क्या कर देगा, घटा देगा। तो अनफेवरेबल चेंज की वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन द डिमांड। अब आइए समझते हैं कि इस वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है डिमांड कर्व पे। ठीक है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मतलब ये कि जब प्राइस, किसी गिवन कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि बाकी के सारे फैक्टर्स, मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस राइज और फॉल, ये सारा क्या है, अनचेंज्ड है, कांस्टेंट है। सिट्रिस पेरिबस एक वर्ड था, यस और नो। अब समझना, सिमिलरली जब हम अदर फैक्टर्स के किसी फैक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं तो बाकी के सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, स्पेशली प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। आइए इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इसमें हम लोग लेंगे इनकम, ऑफ द कंज्यूमर, दूसरा आएगा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, और आएगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन कमोडिटी। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा। इसमें अगर किसी कंज्यूमर की इनकम किसी कंज्यूमर की इनकम सपोज 10,000 रुपए थी, या चलो 20,000 लेते हैं ना। किसी कंज्यूमर की इनकम 20,000 थी, उस समय कमोडिटी का प्राइस चल रहा था 200 रुपया। कमोडिटी का प्राइस कितना चल रहा था, 200 रुपया। तो कितनी क्वांटिटी एक व्यक्ति खरीद रहा है, तो मान लेते हैं खरीद रहा है वो 100 यूनिट या 10 यूनिट। खरीद रहा, पूरा का पूरा इनकम थोड़ी ना खर्च कर देगा किसी कमोडिटी को परचेस करने में, इसलिए हमने इस तरीके का एग्जांपल लिया है। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम लोग 100 कर देते, कोई दिक्कत नहीं कि मान लीजिए पूरा का पूरा इनकम एक कमोडिटी पे खर्च कर रहा है। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ऐसे कैसे डिवाइड करने से तो आया है। इसलिए मान लीजिए किसी कंज्यूमर की इनकम 20,000 रुपये, 200 रुपये प्राइस चल रहा है, तो 100 यूनिट वो खरीद सकता है। अब मान लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ के 40,000 हो जाती है, लेकिन प्राइस अभी भी क्या है, कांस्टेंट है, 200 का 200 है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम अदर फैक्टर्स में चेंज कर रहे हैं तो हम प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ के 200 हो गई है। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कंज्यूमर की इनकम 20,000 से 40,000 हो रही है तो उसकी जो डिमांड है वो 100 यूनिट से बढ़ के 200 यूनिट हो गई है। मतलब ड्यू टू इंक्रीज in the income, there is a change in the demand from 100 to 200 units. There is an increase in the demand from 100 to 200 units. This is favorable change. अब आइए देखते हैं कि इस favorable change का क्या impact पड़ता है डिमांड कर्व पे। तो जब भी हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं इफेक्ट की, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड कर्व पे,
अदर फैक्टर्स की वजह से, तो हमेशा एक्स एक्सिस में हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो हर केस में क्वांटिटी डिमांड ही लेंगे, लेकिन वाई एक्सिस में हम प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी ही लेंगे। क्या लेंगे बेटा? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, क्योंकि यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंपैक्ट क्या पड़ेगा। यहां पे हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या है इनकम और क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी के बीच में। जब हम रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे होंगे तब हम वाई एक्सिस में इनकम ऑफ द कंज्यूमर लेंगे, लेकिन यहां पे हमको इंपैक्ट पता करना है डिमांड कर्व पे क्या हो रहा है, और इस वजह से हम लोग वाई एक्सिस में प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी लेंगे। तो यहां पे मान लेते हैं कि कंज्यूमर का जब इनकम 20,000 था, प्राइस 200 रुपए था, तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 100 यूनिट्स की। कितनी थी बेटा? 100 यूनिट्स की। दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट बनता है। अब चूंकि हमको एक डिमांड कर्व क्या करना है, इंडिकेट करना है, तो यहां से हम एक डिमांड कर्व खींचेंगे जिसका नाम होगा डी। ये हो गया हमारा डी कर्व। अब हो क्या रहा है बेटा? कंज्यूमर की इनकम बढ़ के 40,000 हो गई है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ के कितनी हो गई है? 40,000 हो गई है, और प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी 200 ही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के कितनी हो गई है? 200। अब यहां पे देखिए, चूंकि हम इनकम को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं कहीं पर, इसीलिए उसका कहीं नामो निशान नहीं है। बस हम क्या दिखा रहे हैं? इंपैक्ट दिखा रहे हैं। यस और नो? यहां से प्राइस तो सेम ही है 200 रुपए पे, क्वांटिटी डिमांड बढ़ के कितनी हो गई है? 200 यूनिट। यस और नो? अब इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर देंगे। यस और नो? अब देखिए क्या हो रहा है। ये जो डिमांड कर्व है ये इंडिकेट कर रहा है D1 को, या इसका नाम रख देते हैं D1। क्या हो रहा है? अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। यहां पे आपका जो डिमांड कर्व है वो DD से राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है D1 पे। कहां शिफ्ट हो रहा है बेटा? D1 पे। कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फेवरेबल चेंज आएगा तो वहां पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जब भी फेवरेबल चेंज आएगा तो कैसा शिफ्ट होगा बेटा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं अनफेवरेबल चेंज। दूसरा क्या देखते हैं? अनफेवरेबल चेंज। अगेन यहां पे हम लोग ले लेते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहां पे हम लोग ले लेते हैं प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। और यहां पे हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर की इनकम थी 20,000, प्राइस था 200, क्वांटिटी डिमांडेड था 100 यूनिट्स। अब कंज्यूमर की इनकम घट के 10,000 हो जाती है, मतलब फॉल इन द इनकम, अनफेवरेबल चेंज। प्राइस अभी भी 200 का 200 ही है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? घट के कितनी हो जाएगी? 50। यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर की इनकम घटने की वजह से डिमांड भी घट रही है, अनफेवरेबल चेंज है। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। प्राइस अभी भी कितना है? 200 रुपए। क्वांटिटी डिमांडेड एट द इनकम ऑफ ₹20,000 कितनी है? 100 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेटा? अब यहां पे इनकम घट गई, 20,000 से 10,000 हो गया, प्राइस अभी भी सेम है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड घट के कितना हो गया? 50। हमको ये एक पॉइंट मिल गया। अब यहां पे देखिए, ये हो गया डिमांड कर्व DD।
और ये एक डिमांड हो गया D2 ठीक है, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू D2 आई होप यहां तक क्लियर है बेटा। अनफेवरेबल चेंज, डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, फाइन। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक फैक्टर की बात की है, एक अदर फैक्टर की, दैट इज डिमांड, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर कॉजेज हिज डिमांड टू इंक्रीज, दिस लीड्स टू। सबसे पहले हमको ये पता करना है अदर फैक्टर है कि प्राइस है, तो अदर फैक्टर है। इनकम क्या है? अदर फैक्टर। सबसे पहले आपको क्या अप्रोच बता रहा हूं, कैसे अप्रोच करना है किसी एमसीक्यू को, वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा फैक्टर चेंज हुआ है, अदर फैक्टर है, इनकम चेंज हुआ है। इनकम क्या है? अदर फैक्टर है। अदर फैक्टर की वजह से दो ही चेंज आ सकता है, या तो इंक्रीज इन डिमांड या तो डिक्रीज इन डिमांड, मतलब या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब सी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब देखना है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां पे कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि नॉर्मल कमोडिटी की बात कर रहा है कि इंफीरियर कमोडिटी की बात कर रहा है, तो यहां पे हम अज्यूम करेंगे कि ये नॉर्मल कमोडिटी की बात कर रहा है। तो यहां पे अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है मतलब फेवरेबल चेंज है, फेवरेबल चेंज की वजह से क्या होता है बेटा? राइटवर्ड शिफ्ट। तीसरा क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, सब दूसरा फैक्टर भी यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब समझना, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस फॉल होता है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड भी फॉल हो जाती है। कल हम लोगों ने देखा था, याद करो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यस और नो। लेकिन वहां पे हम बात कर रहे थे रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड की, यहां पे हम बात करें इंपैक्ट इन द डिमांड कर। तो इसको कैसे सॉल्व करते ये समझिएगा, सोचना कैसे है आपको। देखिए, या तो सोच लो या तो ग्राफ बना लो, जो ऐसी आपकी इच्छा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर फॉल हो रहा है, ठीक है, मतलब चलो इसको ग्राफ के थ्रू ही समझ लेते हैं, आपके लिए भी आसानी होगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स एक तरफ हम ले लेते हैं माजा, एक तरफ ले लेते हैं फ्रूटी। माजा है गिवन कमोडिटी, फ्रूटी है सब्स्टिट्यूट गुड्स। हो क्या रहा है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस है वो फॉल हो रहा है, मतलब पहले फ्रूटी भी 20 की थी, माजा भी 20 का था, तो माजा की जो क्वांटिटी डिमांड थी, माजा का जो क्वांटिटी डिमांड था वो कितना था बेटा? 100। ठीक, अब फ्रूटी का प्राइस ना घट के 10 रुपया हो गया, जबकि माजा का प्राइस अभी भी 20 का 20 है, क्योंकि कीपिंग द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी कांस्टेंट। तो अब बताइए क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि माजा सस्ता हो, फ्रूटी रिलेटिवली सस्ता लग रहा है, माजा रिलेटिवली महंगा लग रहा है, तो माजा की डिमांड धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, यस और नो। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रूटी का प्राइस कम होने की वजह से माजा की डिमांड कम हो रही है, मतलब ये अनफेवरेबल चेंज है। फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अनफेवरेबल चेंज इन द गिवन कमोडिटी, यस और नो। तो यहां पे अनफेवरेबल चेंज में क्या होता है बेटा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यस और नो। अनफेवरेबल चेंज में क्या होता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। आई होप यहां तक क्लियर है। कैसे अप्रोच करना ये समझ आ रहा हूं मैं आपको। अगला प्रश्न, इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना हो जाते हैं अधूरे, उनका साथ ही उनको करता है पूरा। मतलब ये हुआ कि किसी भी गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तब कहेंगे जब दोनों की डिमांड, जब दोनों का कंजम्पशन साथ में होगा। क्या बोल रहा है कि अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस फॉल हो जाता है तो बताइए उसकी डिमांड
पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट की बात करें, जब भी इफेक्ट की बात करेंगे हम प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को कांस्टेंट लेंगे, यस और नो। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर फॉल हो रहा है तो आइए देखते हैं क्या होगा। यहां पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल और कार। कार है गिवन कमोडिटी जिसके डिमांड का हमको एनालिसिस करना है, और पेट्रोल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जिसके प्राइस में चेंज की हम बात कर रहे हैं। तो बोला क्या है, पेट्रोल का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस फॉल हो रहा है। तो मान लीजिए कि पहले पेट्रोल जो था वो 150 रुपये का था, तो कार चलाने वाले लोग मात्र 100 थे। अब पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत कम होकर 50 रुपया हो गई है। तो बताइए कार की डिमांड क्या होगी, तो बढ़ेगी, यस और नो, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घटेगा तो उस गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अब बताइए इसके डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, फेवरेबल असर पड़ रहा है कि अनफेवरेबल? फेवरेबल पड़ रहा है, मतलब मतलब डिमांड बढ़ रही है। और जब डिमांड बढ़ती है अदर फैक्टर की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अदर फैक्टर हुआ ना भाई, तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट। इस तरीके से हम लोगों ने चारों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया। साथ ही साथ मात्र 5 एमसीक्यूज की मदद से बेटा हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड को कवर कर लिया। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और अगले वीडियो का इंतज़ार करना है। इसके साथ साथ मैंने बिजनेस लॉस के लिए केस लॉस थ्रू स्टोरीज भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें स्टोरी के माध्यम से हम केस लॉ को समझेंगे ताकि आपके भेजे में काफ़ी ज़्यादा समय तक वो रिटेन रह सके। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप या चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, आपको ये सारे नोट्स और PDF उसमें मिलेंगे भाई साहब। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसे लगा, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। कमेंट में एक और चीज़ लिख दीजिएगा, आपको क्या और किस टाइप का वीडियो या मुझसे सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।